feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted. मौसम बदल रहा है, वक्त बदल रहा है और इसी बदलते वक्त के साथ लोगों की चॉइसेस भी बदल रही हैं। देखा जाए महिंद्रा स्कॉर्पियो को भारतीय बाजार में 20 साल हो चुके हैं और इन 20 सालों में इस गाड़ी ने ना देखा जाए कई लोगों का दिल जीता हुआ है, अपनी अलग ही पहचान बनाई हुई है। गांव देहात देख लो या फिर शहर, इस गाड़ी की रोड प्रेजेंस और दमदार परफॉर्मेंस के चलते कई लोगों ने इस गाड़ी को एक अलग ही तवज्जो दी हुई है। अब इस 20 साल में बड़ी उपलब्धि के साथ महिंद्रा अपनी नई स्कॉर्पियो एन को लेकर आ गया है भारतीय बाजार में, जो कि देखा जाए पूरी तरह नया प्रोडक्ट है। नया फ्रेम, नई चैसी, नया डिजाइन, नए फीचर्स और साथ ही नए इंजन शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों, मैं हूं अंकित दुबे, आप देख रहे हो एनबीटी ऑटो और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं नई महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। लुक्स और डिज़ाइन के बारे में बताने से पहले मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि महिंद्रा पुरानी स्कॉर्पियो को भी नई स्कॉर्पियो एन के साथ बेचेगी। अब पुरानी स्कॉर्पियो से अगर हम तुलना करें तो लंबाई बढ़कर 4662 mm और चौड़ाई भी बढ़कर 1917 mm हो गई है, लेकिन ऊंचाई पुरानी स्कॉर्पियो से कम होकर 1857 mm हो गई है। व्हील बेस 2750 mm है, जो कि पहले से ज़्यादा बड़ा है और इसका सीधा फायदा आपको इस गाड़ी के इंटीरियर में देखने को मिलेगा। डिजाइन की बात करें तो फ्रंट में आपको महिंद्रा की सिग्नेचर 6 स्लैट ग्रिल के साथ क्रोम इंसर्ट्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि अब इसे पहले से ज्यादा प्रीमियम बना रहे हैं। इसके अलावा अब आपको पूरी तरह एलईडी लाइट्स का सेटअप देखने को मिल जाएगा, यानी आपको एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स के साथ डीआरएल्स और नीचे भी प्रोजेक्टर फॉग लाइट्स के साथ सी शेप में डीआरएल्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि एलईडी हैं और वाकई इस गाड़ी में काफी ज्यादा अच्छे भी लग रहे हैं। इसके अलावा लॉन्ग बोनट वाकई इस गाड़ी को एक माचो अपील दे रहा है और इस गाड़ी को मस्कुलर बना रहा है। साइड से देखेंगे तो ये वाकई काफी लंबी नजर आ रही है और पूरी तरह ये गाड़ी आपको एक बड़ी एसयूवी नजर आएगी। और यहाँ आपको रेजर कट 18 इंच के एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, जबकि निचले वेरिएंट्स में आपको 17 इंच के ही मिलेंगे। वहीं विंडो पर क्रोम लाइंस और ऊपर रूफ रेल्स इस प्रीमियम एसयूवी पर 4 चांद लगाते हुए दिख रहे हैं। रियर में शार्क फिन एंटीना और वर्टिकली शेप्ड वाली एलईडी टेल लाइट्स स्कॉर्पियो एन का रियर प्रोफाइल काफी ज्यादा खूबसूरत बना रही है और एसयूवी का पूरी तरह फील भी दे रही है। रियर स्किड प्लेट देखेंगे तो ये भी वाकई काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इस गाड़ी में लग रही है और आपको एक पूरी तरह मस्कुलर लुक देती हुई नजर आ रही है। कलर ऑप्शंस की बात करें तो इस गाड़ी को आप 7 बॉडी कलर्स यानी कि डीप फॉरेस्ट, नेपोली ब्लैक, एवरेस्ट व्हाइट, रेड रेज, डेजलिंग सिल्वर, रॉयल गोल्ड और ग्रैंड कैनियन में खरीद सकते हैं। फिलहाल जो हमारे पास मौजूद है ये ग्रीन कलर है और इसका नाम है डीप फॉरेस्ट, जो वाकई इस हरियाली और जबरदस्त मौसम में बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। नई महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के एक्सटीरियर के बारे में तो हमने आपको बता ही दिया, लेकिन अगर हम इंटीरियर की बात करें तो ये गाड़ी यहाँ से दिखने में पूरी तरह बदल गई है। अगर आपने स्कॉर्पियो क्लासिक देखी होगी तो उसके मुकाबले इस गाड़ी का जो इंटीरियर है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम और अप मार्केट नज़र आ रहा है। डैशबोर्ड का अगर आप लेआउट देखोगे तो यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ ये हार्ड प्लास्टिक मिल जाएगी, जिसका मटेरियल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, प्रीमियम है और साथ ही प्रीमियम टच देने के लिए कंपनी ने यहाँ पर सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल किया है और ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया नज़र आ रहा है। अगर आप इंटीरियर का पूरा लेआउट या फिर कलर देखते हैं ना तो कॉफ़ी एंड ब्लैक कलर आपको यहाँ पर ये जो मिक्सचर है देखने को मिल जाता है और साथ ही अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, जो कि एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ आता है, वो भी वायरलेस। फिलहाल ये बीटा वर्जन पर है तो जाहिर सी बात है इसमें आपको पूरे फीचर्स देखने को नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ अभी एंड्रॉइड ऑटो चल रहा है, इसमें एप्पल कारप्ले धीरे धीरे इस इंफोटेनमेंट सिस्टम में जुड़ जाएगा। अब आपको यानी टॉप वेरिएंट्स जो हैं उनमें आपको एड्रीनॉक्स के कनेक्टेड फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। एड्रीनॉक्स बेसिकली आपने XUV 700 में देखा होगा और वही टेक्नोलॉजी अब आपको इसमें भी देखने को मिल रही है। हालांकि इसमें एडास लेवल के फीचर्स कंपनी ने नहीं दिए हैं और कंपनी का मानना है कि XUV 700 वाला जो ग्राहक है वो एक शहरी ग्राहक है और उसे हाईटेक फीचर्स
ज़्यादा पसंद आएंगे। और ये अर्बन रूरल कार है, तो जाहिर सी बात है जो लोग दबंग होते हैं या जो ऑफ रोडिंग पर जाना पसंद करते हैं, एक एसयूवी, एक प्रॉपर एसयूवी वाली फील चाहते हैं, उन्हें ये गाड़ी ज़्यादा पसंद आती है। खैर एडास लेवल के फीचर्स नहीं, ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इस इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको 70 से ज़्यादा कनेक्टेड फीचर्स देखने को मिल जाते हैं अगर आप देखोगे। और फीचर्स तो सही है, सब कुछ सही है, सब कुछ बढ़िया मिल रहा है। 360 डिग्री पार्किंग कैमरा नहीं मिलता है, फ्रंट और रियर में आपको पार्किंग कैमरा मिलता है, लेकिन फ्रंट वाला और रियर वाला जो कैमरा मिलता है ना, उसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही बेकार क्वालिटी आपको देखने को मिलती है। मुझे लगता है कंपनी उन कैमरे की क्वालिटी में और ज़्यादा सुधार कर सकती है। इसके अलावा अगर आपने पुरानी वाली महिंद्रा स्कॉर्पियो देखी होगी, तो जो एसी वेंट्स हैं वो ऊपर की तरफ देखने को मिल रहे थे, वो आपको इस तरीके से देखने को मिल रहे थे हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पर अब कंपनी ने वर्टिकल शेप दे दिया है एसी वेंट्स में। और जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो अब बराबर लगा दिया है, पहले एसी वेंट्स ऊपर, फिर उसके बाद इंफोटेनमेंट सिस्टम कुछ इस तरीके से मिल रहा था। लेकिन अब ये जो आप देख रहे हो इंफोटेनमेंट सिस्टम का, ये जो लेआउट देख रहे हो, ये काफ़ी ज़्यादा सच में प्रीमियम नज़र आ रहा है। पियानो ब्लैक फिनिश का आप यहाँ पर इस्तेमाल देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर कंपनी ने वायरलेस चार्जिंग की सुविधा दी है, और साथ ही यहाँ पर आप 2 USB पोर्ट आप देख सकते हो, एक इस गाड़ी को कनेक्ट करने के लिए और दूसरा यहाँ पर मोबाइल चार्ज करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर आप ट्रांसमिशन देख सकते हो, मैनुअल और ऑटोमेटिक। मैनुअल में आपको मैनुअल दिख जाएगा और ऑटोमेटिक में आपको ऑटोमेटिक दिख जाएगा। यहाँ पर 2 कप होल्डर, यहाँ पर आर्मरेस्ट ये स्लाइडिंग फंक्शन के साथ नहीं आता है, और यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्पेस भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ टॉप वेरिएंट में कंपनी ने यहाँ पर ये हैंड ब्रेक दिया है, जो कि मुझे लगता है कि कंपनी कम से कम इस टॉप वेरिएंट में इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक दे सकती थी। इसके अलावा अगर हम स्टीयरिंग व्हील की बात करें, तो इस स्टीयरिंग व्हील की पकड़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और इसमें भी बदलाव किया है। जब इस गाड़ी को चलाएंगे तब हम आपको बताएंगे। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं, ये बटन्स कंपनी ने यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं। और स्टीयरिंग के पीछे अगर आप देखोगे तो ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये 7 इंच का है, और इसमें भी आपको काफ़ी अच्छे खासे कलर्स देखने को मिल जाते हैं। 2 एनालॉग मीटर्स मिलते हैं और बीच में आपको डिजिटल मीटर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर कंपनी ने स्टार्ट स्टॉप बटन दिया है, और साथ ही अगर हम यहाँ नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर भी आपको कुछ कंट्रोल्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, जो कि पार्किंग सेंसर से रिलेटेड है। और साथ ही यहाँ पर आपको ड्राइवर साइड विंडो ग्लास के जो कंट्रोल्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं, और ये ORVM का कंट्रोल देखने को मिल जाता है। लॉक अनलॉक का बटन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम सीटों की बात करें तो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिल जाती है, को ड्राइवर सीट आपको मैनुअली ही मिलती है, और इसमें आप हाइट से लेकर आगे पीछे करना हो तो वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्टमेंट की बात हो रही है तो स्टीयरिंग का भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको टिल्ट तो मिल जाता है, लेकिन टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है। अब टेलीस्कोपिक कंपनी ने इसलिए भी नहीं दिया है क्योंकि आपको सीट हाइट एडजस्ट करने के लिए कंपनी ने दे दिया, यानी कि आप इसे ऊपर नीचे आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक सनरूफ देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी बड़ी है सेगमेंट में। इनफैक्ट जैसा कि कंपनी कह रही है कि बड़ी है तो बड़ी नज़र आ भी रही है। और यहाँ पर आप देखते हो तो यहाँ पर नॉर्मल सा IRVM देखने को मिल जाता है, जो कि मुझे लगता है इस टॉप वेरिएंट में कंपनी को कम से कम ऑटो डिमिंग IRVM ज़रूर देना चाहिए था। इसके अलावा यहाँ पर आपको सनग्लास होल्डर देखने को मिल जाता है, और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ये जो सन ब्लाइंड है, यहाँ पर आपको टिकट होल्डर देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर। और अगर हम फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल दिया जा रहा है। जी हाँ, यानी कि आप इस साइड वाला AC जो टेम्परेचर है उसे आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, और इस साइड वाले AC टेम्परेचर को अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, यानी कि ड्राइवर और को ड्राइवर में लड़ाई नहीं होगी कि भैया AC कम कर दो, तेज कर दो। आप अपने हिसाब से सेट कर लो और ड्राइवर अपने हिसाब से सेट कर लेगा। पीछे की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सीटें हैं इनका कंफर्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और यहाँ पर जैसा कि पहले बताया कॉफ़ी एंड ब्लैक कलर की आपको यहाँ पर थीम देखने को मिल रही है, और यहाँ पर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। आपको अच्छा खासा कंफर्ट देखने को मिल रहा है, यानी आप कह सकते हो कि जो पुरानी वाली स्कॉर्पियो क्लासिक है उसके मुकाबले इस गाड़ी के कंफर्ट में, यानी कि सीटों में बहुत बढ़िया काम किया है। जैसा कि बताया कि ग्राउंड अप पूरी न्यू कार है, यानी कि हर चीज़ कंपनी ने इसमें चेंज की है, तो जाहिर सी बात है कंफर्ट है उसका लेवल भी कंपनी ने इंक्रीज कर दिया है। अब चलते हैं रियर सीटों पर, सेकंड रो वाली सीटों पर, और देखते हैं वहां पर क्या कहानी देखने को मिल रही है। देखो, जैसा कि पहले बताया, स्कॉर्पियो क्लासिक के मुकाबले स्कॉर्पियो एन की लंबाई चौड़ाई तो बढ़ गई है, लेकिन ऊंचाई जो है वो कम है 125 mm के आसपास। तो इसी वजह से जो हेडरूम है वो आपको कम देखने को मिल रहा होगा। खैर मेरे लिए तो पर्याप्त है, जाहिर सी बात है 6 फीट का व्यक्ति भी अगर यहाँ बैठेगा तो उसके लिए भी पर्याप्त है, लेकिन अगर 7 फीट का व्यक्ति यहाँ बैठेगा तो उसके लिए पर्याप्त नहीं होगा। खैर इस बारे में बाद में बात करते हैं।
लंबाई और चौड़ाई तो बढ़ गई है और इसी वजह से ये गाड़ी आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस नज़र आ रही है, यानी कि स्पेस के मामले में आप कह सकते हो द बिग डैडी ऑफ एसयूवीज। खैर, स्टोरेज स्पेस की अगर हम बात करें तो इस मामले में ये बिग डैडी ऑफ एसयूवीज नज़र नहीं आ रही। जी हाँ, स्टोरेज स्पेस अगर आप देखोगे दरवाज़ों पर, आगे वाले दरवाज़ों पर देख लो या फिर पीछे वाले दरवाज़ों पर, तो आपको उतना ज़्यादा स्टोरेज स्पेस देखने को नहीं मिल रहा है। आगे वाले दरवाज़ों पर आप हाफ लीटर की या 1-1 लीटर की पानी की बोतल रख सकते हो, पीछे वाले दरवाज़ों पर भी 1-1 लीटर की पानी की बोतल रख सकते हो, लेकिन पानी की बोतल के अलावा बाकी आप और कुछ सामान ज़्यादा नहीं रख सकते। बाकी यहाँ पर आपको ड्राइवर सीट के पीछे मैगजीन होल्डर मिल जाएगा, को ड्राइवर सीट के पीछे भी आपको मैगजीन होल्डर मिल जाएगा और एसी वेंट्स मिल जाएंगे। सुविधाओं की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको टाइप सी USB पोर्ट भी मिल जाएगा। आगे की तरफ 2 टाइप A दे दिए, पीछे की तरफ टाइप C, तो जाहिर सी बात है जिसके पास जिस तरीके की केबल होगी वो उस तरीके से अपना फ़ोन चार्ज कर पाएगा। और साथ ही यहाँ पर आपको AC वेंट का जो कंट्रोलर है वो आपको देखने को मिल जाता है और ये 7 सीटर है। इसके अलावा 6 सीटर लेआउट में भी ये गाड़ी आती है, यानी कि कैप्टन सीटें आपको उसमें मिल जाती है। 7 सीटर है ये, तो यहाँ 3 लोग तो बहुत आराम से बैठ सकते हैं और तीनों लोग बहुत आराम से, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं। लंबी दूरी की यात्रा पर जा रहे हैं तो उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये जो आप फ्लोर बोर्ड देख रहे हो ये बेसिकली स्ट्रेट है, यहाँ पर थोड़ा सा ये हमसा है, यानी कि ये जो ट्रांसमिशन टनल है, रियर व्हील ड्राइव है तो ट्रांसमिशन टनल आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। और सीटों की अगर हम बात करें तो सीटों में जो सपोर्ट है वो काफ़ी अच्छा खासा मिल रहा है। जो कुशनिंग है वो बहुत ही बेहतरीन की है कंपनी ने। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट भी मिल जाएगा, 2 कप होल्डर्स भी मिल जाएंगे इस 7 सीटर लेआउट में। और साथ ही ये जो रियर सीट है ना, इन्हें आप रिक्लाइन भी कर सकते हैं अगर आप लंबी दूरी की यात्रा पर जा रहे हैं, तो आप मज़े से आराम से बैठकर लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं। और एक चीज़ और, इस गाड़ी में आपको सोनी के 12 स्पीकर्स मिलते हैं जिनका सराउंड साउंड सिस्टम काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, यानी कि अगर आप लंबी दूरी की यात्रा पर जा रहे हैं और एक अच्छा म्यूज़िक सुनना चाहते हैं तो आपको इस गाड़ी में वो प्रीमियम क्वालिटी वाली आवाज़ ज़रूर सुनाई देगी। और एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया, 3 लोग जैसा कि बताया आराम से यहाँ पर बैठ सकते हैं। 2 लोगों के लिए यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल सकता है, यानी कि 2 लंबे लंबे लोग, हट्टे कट्टे लोग इजीली बैठ जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर। और बीच में जो व्यक्ति बैठेगा हट्टा कट्टा बैठ सकता है आराम से, लेकिन उसके लिए अनकंफर्टेबल थोड़ा सा फील होगा क्योंकि यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं है और साथ ही यहाँ पर उतनी बेहतर कुशनिंग भी देखने को नहीं मिलती। और सेफ्टी वाइज भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको इधर वाली सीट और इधर वाली सीट पर तो 3 पॉइंट सीट बेल्ट देखने को मिल जाता है, लेकिन ये जो बीच वाले पैसेंजर है उसके लिए यहाँ पर आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपको ये लैप बेल्ट ही देखने को मिलेगी, जो कि मुझे लगता है कंपनी सेफ्टी के लिहाज से इस मिडल रो वाले पैसेंजर के लिए भी 3 पॉइंट सीट बेल्ट दे सकती थी। अब चलते हैं 3rd रो वाली सीटों पर और देखते हैं वहाँ पर कितना स्पेस मिलता है, क्योंकि कंपनी का ऐसा कहना है कि 3rd रो का जो स्पेस है उस सेगमेंट में बेस्ट है। कितना बेस्ट है आइए जानते हैं। देखो 3rd रो वाली जो सीटों पर जाने का एक्सेस है वो काफ़ी ज़्यादा आसान है, क्योंकि यहाँ पर आपको टम्बल डाउन सीटें मिल जाती हैं और बहुत ही ईजिली ये फोल्ड हो गई है। अब यहाँ पर मैं आसानी से 3rd रो पर जा सकता हूँ और इस सीट को वापस इस तरीके से लगा सकता हूँ। तो अब मैं आ गया हूँ 3rd रो वाली सीटों पर स्कॉर्पियो NK और यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं अपने वीडियोग्राफर से गुजारिश करूँगा कि वो ये जो सीट है ना इसको फोल्ड कर दें। तो आप देख रहे हो ये जो सीटें 60-40 में भी आप इन्हें फोल्ड कर सकते हैं। और यहाँ पर अब आपको थोड़ा बेहतर व्यू देखने को मिलेगा। तो ये जो सीट है पीछे वाली, जैसे कि कंपनी कह रही है कि यहाँ पर अब आपको पुरानी स्कॉर्पियो के मुकाबले ज़्यादा स्पेस मिलता है और यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है। तो हेडरेस्ट में तो किसी तरीके की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर हम पीछे बैठते हैं तो पीछे यहाँ पर आपको अंडरनीथ थाई सपोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। लेग रूम मिल रहा है, छोटे बच्चों के लिए तो यहाँ पर पर्याप्त लेग रूम होगा और जिनकी हाइट छोटी है 5 फीट या 5 फीट 2 इंच के आसपास है, इनफैक्ट 5.5 फीट के आसपास भी अगर कोई व्यक्ति है तो उसके लिए उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। और स्टोरेज स्पेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ भी स्टोरेज स्पेस देखने को नहीं मिलता है, छोटा मोटा आपको स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाता है, जो कि मुझे लगता है कंपनी को SUV का बड़ा बाप बता रही है ना, तो यहाँ पर कम से कम वाटर बॉटल होल्डर्स या फिर कप होल्डर्स कंपनी को ज़रूर देने चाहिए थे। इसके अलावा अगर हम रियर सीटों पर बैठे हैं तो यहाँ पर ये फुटबोर्ड की बात करें तो ये भी प्रॉपर फ्लैट नहीं है,
तो एक पैर मेरा ऊपर की तरफ जा रहा है, एक पैर नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर भी मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। हालांकि स्पेस अगर हम देखेंगे तो स्पेस आपको जाहिर सी बात है पुरानी वाली स्कॉर्पियो से तो ज़्यादा मिल ही रहा है। इसके अलावा जो सीटें हैं उनका कंफर्ट अच्छा है और बैक एंगल रेस्ट भी आपको अच्छा मिल रहा है। और साथ ही अगर हम ये थर्ड रो वाली जो सीटें हैं इन्हें रिक्लाइन करने की कोशिश करें ताकि हमें और अच्छा बैक एंगल रेस्ट मिल सके, तो आप इन सीटों को रिक्लाइन भी नहीं कर सकते। खैर, अब चलते हैं इस गाड़ी की ड्राइवर सीट पर और इस गाड़ी को चलाकर देखते हैं और जानते हैं कि नए इंजन के साथ नई महिंद्रा स्कॉर्पियो एन की परफॉर्मेंस कैसी है। हालांकि इस गाड़ी को लेकर हम ऑफ रोडिंग पर भी जाएंगे और वहां पर भी जो इसकी ऑफ रोडिंग क्षमता है ना, उसे जानेंगे। नई महिंद्रा स्कॉर्पियो एन में कंपनी ने 2 इंजन दिए हैं। एक 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन है, TGDI इंजन है बेसिकली ये, और ये इंजन ना लगभग आपको 203 PS की पावर देता है। इनफैक्ट सबसे शक्तिशाली इंजन यही है महिंद्रा स्कॉर्पियो एन में, और मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये 370 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। वहीं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ये 380 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इसके अलावा इसमें आपको मिलता है 2.2 लीटर का M-HOC डीजल इंजन, और ये इंजन 2 पावर ऑफ स्टेट ट्यून में आता है, यानी कि लो स्टेट ऑफ ट्यून है पावर की, जो कि 132 bhp है, और साथ ही उसमें आपको लगभग 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाएगा। और जो हम चला रहे हैं ये हायर स्टेट ऑफ ट्यून के साथ आता है, यानी कि 175 PS की पावर मिल जाती है, और साथ ही इसमें आपको 370 मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ टॉर्क मिल जाता है, और साथ ही 400 न्यूटन मीटर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ टॉर्क मिल जाता है। पेट्रोल इंजन वाली स्कॉर्पियो एन तो हमने नहीं चलाई फिलहाल, हमने डीजल इंजन वाली स्कॉर्पियो एन ही चलाई है। पेट्रोल इंजन की परफॉर्मेंस कैसी है जब हम उस गाड़ी को दिल्ली में चलाएंगे, एक रोड टेस्ट रिव्यू आपके लिए करेंगे, तब हम आपको बता ही देंगे कि उस गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी है। फिलहाल हम चला रहे हैं डीजल इंजन वाली, तो डीजल इंजन की परफॉर्मेंस बता देंगे। ये जो वेरिएंट है ये बेसिकली टॉप एंड मॉडल है जिसकी पावर 175 PS है। तो ये हम चला रहे हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। बात हम सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली महिंद्रा स्कॉर्पियन डीजल की करेंगे। इसका हमने 4x4 वेरिएंट भी 4x4 एडवेंचर जोन में चलाया, और वो भी हमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ही मिला है। पुरानी वाली स्कॉर्पियो देखा जाए तो आपको दमदार पावर तो ऑफर कर ही रही थी, लेकिन इंजन इतना ज्यादा रिफाइंड नहीं था और उसमें कई दिक्कतें भी देखने को मिल रही थी, जैसे कि NVH लेवल्स, स्टीयरिंग इनपुट और बाउंसी सस्पेंशन। लेकिन नई स्कॉर्पियो एन में वो सभी दिक्कतें अब दूर कर दी गई हैं। सबसे पहले हम इंजन के परफॉर्मेंस की बात करें तो ये डीजल इंजन काफी ज्यादा रिफाइंड और पावरफुल नजर आ रहा है। हालांकि जैसा कि पहले बताया, यही इंजन आपको स्कॉर्पियो एन के Z2 वेरिएंट में भी मिलता है, लेकिन वहां पर आपको 132 PS की ही पावर ऑफर करता है। एम्बी वैली की चढ़ाई पर देखा जाए तो इस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ डीजल इंजन ने भरपूर टॉर्क दिया है। पावर में किसी तरह की कोई भी कमी महसूस नहीं हुई है और ट्रांसमिशन ने भी अपना काम बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया है। NVH लेवल्स की बात करें तो अगर आप एक सर्टेन रफ्तार पर हैं तो आपको इंजन की किसी तरीके की कोई आवाज़ सुनाई नहीं देगी, और पुरानी स्कॉर्पियो के मुकाबले तो केबिन भी काफ़ी ज़्यादा शांत नज़र आ रहा है। तेज़ RPM पर अगर आप इसे चलाते हैं तो इंजन का शोर ज़रूर अंदर आना शुरू हो जाता है, और अगर आप हाईवे पर चला रहे हैं तो जो टायर्स की आवाज़ होती है ना, वो भी आपको बहुत कम सुनाई देती है। स्टीयरिंग की बात करें तो कंपनी ने इसके स्टीयरिंग को काफ़ी लाइट रखा है, यानी आप इस 2 टन की गाड़ी को काफ़ी आसानी से मोड़ सकते हैं, और स्टीयरिंग का इनपुट भी ज़बरदस्त देखने को मिल जाता है। धीमी गति पर आप स्टीयरिंग को एक उंगली से भी मोड़ सकते हैं, और अगर गाड़ी चलाते समय आपसे स्टीयरिंग छूट गया है तो वहाँ भी गाड़ी इधर उधर भागती हुई नज़र नहीं आएगी। काफ़ी बैलेंस्ड ये गाड़ी लगती है। राइड क्वालिटी की बात करें, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि कंपनी ने इस गाड़ी के फ्रंट में डबल विशबोन सस्पेंशन दिए हैं, लेकिन रियर में आपको पेंटालिंक सस्पेंशन मिल जाते हैं जो कि वॉट्स लिंकेज सिस्टम के साथ आते हैं। और इसमें कंपनी ने फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट डैम्पिंग का भी इस्तेमाल किया है, जो कि XUV 700 में भी किया जा रहा है, और इसके चलते आपको रोड सरफेस पर बेहतर राइड क्वालिटी मिल जाती है। 100 या फिर 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आप इसे चला रहे होते हैं तो ये थोड़ा बाउंसी जैसा तो फील जरूर कराती है। हालांकि कम रफ्तार पर अगर आपके सामने छोटे मोटे गड्ढे आ जाते हैं तो आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होती है, और अगर आपके सामने बड़े गड्ढे आ जाते हैं तो वहां पर आपको झटका जरूर लगेगा।
नई स्कॉर्पियन को लेकर कंपनी सीधा सी सेगमेंट और डी सेगमेंट एसयूवी को टारगेट कर रही है और उन्हीं एसयूवीज के मुकाबले बॉडी रोल बहुत ही जबरदस्त देखने को मिलता है, यानी तेज रफ्तार पर मोड़ के दौरान आपका शरीर ज्यादा हिलता डुलता नजर नहीं आएगा। तो अब चलते हैं हम 4x4 एडवेंचर जोन में और वहां पर जो 4 एक्सप्लोर स्कॉर्पियो एन है ना, यानी कि 4x4 व्हीकल, उसे उठाते हैं और चलाते हैं और देखते हैं कि वहां हमें उस गाड़ी से किस लेवल की ऑफ-रोडिंग क्षमता देखने को मिलती है। ऑफ-रोडिंग एडवेंचर जोन में जाते ही नई स्कॉर्पियो N4 एक्सप्लोर के सामने कई चुनौती भरे रास्ते थे, जिनमें गीली मिट्टी के साथ कुछ मुश्किल भरे इलाके भी शामिल थे। करीब 57 डिग्री अप्रोच एंगल और 47 डिग्री डिपार्चर एंगल के चलते नई स्कॉर्पियो ने उन सभी चुनौती भरे रास्तों को काफी आसानी से पार कर लिया। आपको बता दें, पुरानी स्कॉर्पियो में पहले 4x4 टेक्नोलॉजी मैनुअल ट्रांसमिशन में दी गई थी, लेकिन उसे बंद कर दिया गया। अब नई स्कॉर्पियो एन में मैनुअल और ऑटोमेटिक में ये टेक्नोलॉजी शामिल कर दी गई है। ऑफ रोडिंग में आपको 4 मोड्स दिए गए हैं, यानी कि टारमैक, स्नो, मड और डेजर्ट। यहाँ हमने सिर्फ इसे मड मोड के साथ 4 व्हील लो पर चलाया, जहाँ इस गाड़ी की परफॉर्मेंस वाकई काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त देखने को मिली, क्योंकि कीचड़ भरे इलाकों में हमें टॉर्क काफ़ी ज़्यादा चाहिए था। ग्राउंड क्लियरेंस 187 mm का मिल जाता है, जो कि पुरानी स्कॉर्पियो से ज़्यादा है। ब्रेक ओवर एंगल भी ठीक ठाक मिल जाता है, तो जाहिर सी बात है नई स्कॉर्पियन को आप मुश्किल भरे रास्तों से लेकर जा सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको मैकेनिकल लॉकिंग डिफरेंशियल और ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल भी मिल जाएगा। महिंद्रा स्कॉर्पियो एन भारतीय बाजार में 5 वेरिएंट्स में लॉन्च हुई है। Z2, Z4, Z6, Z8 और Z8L। पेट्रोल और डीजल इंजन, जैसे कि बताया आपको, दोनों ही इंजन वेरिएंट्स में ये गाड़ी आती है और इस गाड़ी के पेट्रोल वेरिएंट की शुरुआती कीमत 11,99,000 रुपये है। वहीं डीजल वेरिएंट की शुरुआती कीमत 12,49,000 रुपये है, जो कि जाती है मैनुअल ट्रांसमिशन की कीमतें ही बताई है फिलहाल कंपनी ने, अभी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की नहीं बताई है, लेकिन हमने इस गाड़ी का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सबसे ज़्यादा चलाया है। तो देखा जाए, जैसे कि हमने ऑफ रोडिंग की थी तब भी हमने ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ही चलाया था, और साथ ही 2 व्हील ड्राइव यानी कि 4x2 वेरिएंट जो हमने चलाया था वो भी हमने ऑटोमेटिक वेरिएंट ही चलाया है। तो कीमतों की अगर बात करें ना, ऑटोमेटिक वेरिएंट जो कीमत है उसकी अनुमानित कीमत की फ़िलहाल बात कर लेते हैं, वो लगभग हो सकती है, वो लगभग 1 लाख रुपये ज़्यादा हो सकती है इस मैनुअल ट्रांसमिशन वाले टॉप वेरिएंट से, जिसकी कीमत है 19,49,000 रुपये एक्स शोरूम। अब देखा जाए तो ये गाड़ी महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक जो है ना, उसके मुकाबले वाकई काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, और इस गाड़ी को जो लोग खरीदना चाहेंगे वो सिर्फ इसी वजह से खरीदना चाहेंगे जिन्हें स्कॉर्पियो से बेहद प्यार है और अपनी गाड़ी में प्रीमियम फीचर्स के साथ दमदार ऑफ रोडिंग क्षमता भी चाहते हैं। क्योंकि इस गाड़ी के साथ जितनी भी हमने ऑफ रोडिंग की है वहाँ पर इस गाड़ी ने हमें वाकई काफ़ी ज़्यादा खुश किया है। नया बॉडी ऑन फ्रेम है और गाड़ी वाकई काफ़ी ज़्यादा मजबूत ये लगती है, अंदर से भी बाहर से भी, और जब आप चलाओगे तो जो रोड प्रेजेंस, जो इंजन का दमदारपन आपको देखने को मिलता है वो वाकई आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और साथ ही अपने उन दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जो कि महिंद्रा की नई स्कॉर्पियो एन का एक डिटेल्ड रिव्यू चाहते हैं।